आज मेरी शादी का तीसरा दिन था और ऐसा लगा जैसे आज मेरे मरने का तीसरा दिन है। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। इस पल मुझे घुटन महसूस हो रही थी और मैं इस डर से बचने के लिए शहर वापस जाने के लिए सुबह जल्दी उठ गया। मेरे बूढ़े विकलांग पिता ने मेरी सहमति के बिना अपने स्वर्गीय दोस्त की बेटी सीमा से मेरी शादी कर दी। वह मुझसे 5 साल बड़ी थी और उसका रंग भी सांवला था, ऊपर से बिल्कुल गंवार भी थी। जैसे ही मैंने पैकिंग शुरू की, वह मुझसे इतनी जल्दी वापस ना जाने की विनती करती रही। मुझे वो एक आंख ना भाई थी। मुझे उसका बोलना भी अच्छा नहीं लगा था। मैं बस चाहता था कि वह मेरी नज़रों के सामने से कहीं गायब हो जाए। मैंने अपने पिता के कहने पर कड़वा घूंट पी लिया था, लेकिन मैंने अपनी नई दुल्हन सीमा से कोई राय नहीं ली और और साफ कह दिया कि इतनी जल्दी शहर वापस जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी काली शक्ल से। तुम्हारा काला चेहरा मुझे डरा रहा है। मैंने महसूस किया कि मेरी बात सुनकर वह एकदम मुरझा सी गई थी। जब पापा को पता चला कि मैं वापस शहर जा रहा हूँ तो वो भी मुझे रोकने आ गए। उनके सामने मैं बहुत आज्ञाकारी बेटा था। वह दिन रात मेरी तारीफों के पुल बांधते रहते थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी बात के कारण उनका दिल दुखे। मैंने काम का बहाना बनाकर उनसे विदा ली थी। उन्हें अपनी मेहनती बेटे पर और भी गर्व हो गया। जब मैं घर से निकला तो सीमा रसोई में काम कर रही थी। मैं उसे बिना बताए घर से बाहर निकल गया और खुली हवा में सांस ली। सच तो ये था कि मेरा गांव के माहौल में दम घुटता था। शहर की रंगीनियां मुझे बुलाती थी। मैं बस से शहर पहुंचा ताकि मेरे गांव वालों को मेरे बारे में कोई शक ना हो। लेकिन मेरा बॉडीगार्ड मेरी महंगी कार के साथ बस स्टेशन पहुंच चुका था। मेरा काम कुछ ऐसा था कि जिसके लिए मुझे सुरक्षा की आवश्यकता थी। मुझे पूरा यकीन था कि अगर मेरे पिता को भी कभी पता चला कि उनका इकलौता बेटा क्या काम कर रहा है तो वह भगवान को प्यारे हो जाएंगे। जहाँ तक पत्नी का सवाल है, सच तो यही है, मुझे उसकी परवाह ही नहीं थी। मुझे हर रंग रोशनी से दूर सड़े गले विचारों वाली पत्नी नहीं चाहिए थी। यहाँ शहर में एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत और आकर्षक लड़कियां मेरी दोस्त थी। तभी तो वह गांव की सादे सी लड़की मुझे एक आंख ना भाई थी। शहर मेरे नाम था, पहचान थी। मेरे सामने बड़े बड़े तस्कर पानी भरते थे। मेरे इलाके की तरफ पुलिस तो क्या, तस्कर भी आंख उठाकर नहीं देख सकती। हाँ, तुमने सही समझा। मैं शहर में एक जाना पहचाना और बड़ा तस्कर हूँ। यह उस दिन की बात है जब मैं भेष बदलकर बस में सवार होकर अपना नया शिकार ढूंढ रहा था। कॉलेज की कच्ची उम्र की मासूम लड़कियां और लड़कों को अपने ग्रह में शामिल कर लेता था। इस उम्र में हर कोई आगे बढ़कर अपने माता पिता का साथ देना चाहता है, अपने पिता के कंधों का बोझ हल्का करना चाहते हैं। जब मैंने अच्छी रकम की पेशकश की तो कई युवा मेरे लोग बन गए और तस्करी शुरू कर दी। मैं बस में सफर कर रहा था, तभी एक लड़की मेरी सीट के पास आकर खड़ी हो गई। वह हर बात से गुस्सेल लड़की थी। उसका पर्स काफी जर्जर था, शूज खराब हो रहे थे। इस लड़की की पोशाक उसकी गरीबी की कहानी बयां कर रही थी। मुझे मेरा नया शिकार मिल गया था। मैं जानता था कि उसकी जैसी लड़कियों को फंसाना बहुत आसान होता है। ऐसी लड़कियां गरीबी से जान छुड़वाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। मैं अपनी सीट से उठा और उससे कहा कि तुम इस सीट पर बैठ जाओ। वो तो अपने आप से बाहर हो गई और मुझसे बोली, क्या है, मैं तुम जैसे लफंगों को खूब समझती हूँ। लड़कियों से बात करने का बहाना। मुझे उसकी अक्कड़ अच्छी लगी थी। मुझे मालूम हो गया था कि यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। मेरे सामने मेरी डरपोक पत्नी का चेहरा आ गया। मेरा तो मुंह ही कड़वा हो गया। उस दिन के बाद मैं हर दिन बस में सफ़र करता। मैंने इस लड़की से बातें करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। मैंने अपने खास नौकरों को भी उसका जासूसी करने का काम सौंपा था। अगले दिन मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी थी। वो गरीब से लोग थे, 2 कमरों के मकान में रहते थे। बूढ़े माँ बाप की वो इकलौती बेटी थी। उस लड़की यानी मीना के कॉलेज का पता मैंने लगवा लिया था। मैं कुछ दिन जानबूझकर बस में नहीं बैठा। मुझे सब कुछ खाली खाली सा महसूस होने लगा था। मैं अपनी हालत से अनजान था। अगले ही दिन मैं उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था। मैंने उसके प्रिंसिपल को कह दिया था
कि मीना की मुझे पल पल की खबर मुझे चाहिए। प्रिंसिपल का गुस्सा और आकड़ तो मेरे साथ बड़े बड़े मूंछों वाले बॉडीगार्ड को देखकर ही खत्म हो गया। उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा। नंबर लेकर मैं वहां से उठा, लेकिन न जाने क्यों मेरा जी बार बार उस लड़की को देखने को कर रहा था। कुछ दिन मैं बहुत बिजी था, मैं मीना को नहीं देख पाया था, मगर उसका ख्याल बार बार मुझे तंग करता रहा था। अचानक ही एक दिन मीना के प्रिंसिपल की कॉल आ गई। उसने बताया कि मीना की शादी हो रही है। मेरे तो दिल पर तो बहुत जोर पड़ा था। परसों मीना की विदाई थी। वह प्रिंसिपल से छुट्टियां मांगने आई थी। जब उसने फौरन मुझे कॉल करके बता दिया था, मैं गम और गुस्से के दौर से गुजर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं तो मीना से प्यार करने लगा हूं। मुझे अपनी इस हालत पर जी भरकर हंसी आ रही थी। फिर उसकी शादी की रात अपने भरोसे के आदमी को उसके घर भेजकर मीना को उठवाकर अपने हाथ बंद करवा दिया। मैंने अपने आदमियों को सख्त हिदायत दी थी कि उस लड़की को किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी इज्जत की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। उस पर मैंने आज भी नहीं आने दी। मेरा दिल मीना को देखने के लिए मचलता रहा, लेकिन मैंने मुश्किल से खुद को रोक रखा था। उसे एक दिन और एक रात के लिए अपने फार्म हाउस पर रखा और फिर सुरक्षित रूप से उसके घर पहुंचा दिया गया। वो एक मासूम की तरह मेरे फार्म हाउस पर आ गई थी। इसी तरह मासूम और पाक अपने घर वापस चली गई। मेरी जानकारी में आया कि मीना के मंगेतर ने यह कहकर रिश्ता खत्म कर दिया था, तुम एक दिन और एक रात बाहर रही हो। मुझे क्या पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और इस बारे में कौन जानता है कि तुम अपना घर अपनी मर्जी से छोड़कर चली गई हो। मैं ऐसे चरित्रहीन लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता। सुनने में यही था कि मीना इस हादसे के बाद काफी टूट गई। वह दिन भर रोती रहती। बूढ़े पिता अपनी बेटी को देखता और रोता। मैं जो चाहता था वह हो गया, और कोई नहीं जानता कि इसके पीछे कौन है। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब मुझे आगे बढ़ना था और मीना के दिल में जगह बनानी थी। मुझे हर काम बड़ी प्लानिंग से करना था। मुझे इसकी आदत हो गई थी, इसलिए तो आज तक पकड़ा नहीं गया था। पुलिस को मुझ पर शक था, लेकिन मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। खैर, मैं मीना के गली में जाकर रोज खड़ा हो जाता था। मैंने उसके पिता से अपना रिश्ता बना लिया था। वह सीधा साधा आदमी था, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगा। उसके पिता ने बताया कि उसके घर का सारा खर्चा मीना का मंगेतर ही उठाता था। घर का चूल्हा उसी लड़के के वजह से चलता था। अब भूखे रहने की नौबत आ गई है। मैं उनके घर राशन लेकर आया। मीना के पापा ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने भी उनसे कहा कि वे मुझे अपना बेटा ही समझे। इस तरह मैं मीना के घर पहुंच गया। मैं पैसा पानी की तरह बहाता रहा। मीना ने मुझे पहचान लिया, इसलिए वह मुझसे बात नहीं करती थी, परंतु मेरी निरंतर एहसानों का उस पर भी असर पड़ा। वह मेरे बड़प्पन की कायल थी। एक दिन उसने मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगी, लेकिन मैंने कहा कि लोगों को गलतफहमी हो जाती है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन के बाद मैं जब भी उनके घर जाता, वे मुझसे चाय पाने का खुद पूछती। इस तरह धीरे धीरे हम दोनों ने दोस्ती कर ली। यूं मुझे हर तरह चांद चंद दिखने लगा। मैं उसे पार्क में घुमाने ले जाता, उसे अच्छे महंगे होटलों में खाना खिलाता, संसार की सारी चीज़ें उसके कदमों में रख दी, और ऐसा करने पर मुझे कोई पछतावा नहीं होता था, बल्कि मन की शांति मिलती थी। मीना भी मेरी तरह झुक रही थी। उसने छुपे शब्दों में मुझसे अपनी इच्छा जाहिर कर दी थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। बिना एक पल भी बर्बाद किए मैंने मीना के पापा से उसका हाथ मांगा। उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वे खुशी से झूम रहे थे। मीना भी मान गई, लेकिन न जाने कहां से उसको मेरी ही खबर हो गई। वो सारा दिन रोती रही थी। उसके आंसू देखकर मेरे तो कलेजा ही फटा जा रहा था। मैंने उसे हर तरफ से यकीन दिलाया कि वो हमारे बीच में नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो उसे देखना भी पसंद नहीं करता, मगर वो ना मानी। मीना ने शर्त रखी कि मैं जब तक सीमा को तलाक नहीं दूंगा, वो मुझसे शादी नहीं करेगी। मैंने उसे बताया कि मैं सीमा को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मेरा बाप मर जाएगा। उसने कहा
कि फिर कुछ ऐसा करो कि वे खुद तुम्हें छोड़कर भाग जाए। मुझे उसकी बात सही लगी। मजबूरन मुझे सब छोड़ छाड़ कर दोबारा गाँव जाना पड़ा। पापा और सीमा मेरे आने से बहुत खुश थे। मैंने अपना रवैया सीमा के साथ सख्त कर लिया। बात बात पर उसकी बेइज्जती करने लगा, पर वह चुपचाप आंसू बहाती रहती। उसकी काली कलूटी शक्ल मुझे गुस्सा दिलाती थी। मैं उसे उसकी सांवरी शक्ल के ताने देता था। वो शीशा पकड़े सारे दिन रोती रहती थी। उसके आंसू देखकर मेरे दिल बहुत दुखता, पर मैं भी क्या करता। मैं मीना के प्यार में पागल हो चुका था। मैंने उसके साथ बुरा सलूक शुरू कर दिया था। अब तो नौबत मारपीट तक आ गई थी। मैंने सीमा पर हाथ उठाना शुरू कर दिया था, मगर मैंने कभी उसके जुबान से शिकायत तक नहीं सुनी थी। मुझे सीमा की दृढ़ता पर और भी गुस्सा आ रहा था। वह काफ़ी कठोर जान थी। जितना मैं उसे दूर भागता, उतना ही वह मुझ पर बढ़ती। अगर मेरी जिंदगी में मीना ना होती तो मैं अब तक सीमा का हो चुका, ऐसा ही होता। लेकिन अब जब मैं उसे छुटकारा पाना चाहता था तो उसकी हरकतें मुझे परेशान कर देती। मैं जल्द से जल्द ये किस्सा ख़त्म करके मीना के पास जाना चाहता था। मुझे उसका प्यारा चेहरा बहुत याद आता था। मुझे गांव आए 1 महीना हो गया था। इसका मेरे बिजनेस पर बुरा असर पड़ रहा था, क्योंकि मैं मीना से लगातार मोबाइल पर संपर्क में था। इसलिए मैं थोड़ा रुक हुआ था। मैंने मीना को सारी स्थिति बता दी थी। अब वह सीमा की बदतमीजी से नरम हो गई थी। उसने मुझे सीमा को जहर देने की सलाह दी। एक पल के लिए मेरा दिल बैठ गया, लेकिन कोई चारा नहीं था। मैंने मीना से जल्दी ही खुशखबरी सुनाने को कहकर कॉल काट दिया। शाम हो चुकी थी। मैंने सीमा को पूरे घर में ढूंढा, मगर वह कहीं नजर न आई। मैं छत पर गया तो वह मासूम सी बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने उससे बड़े प्यार से बात की। मैंने पूछा, क्या हुआ सीमा? मेरे पूछने पर वह रो दी, मगर मुंह से कोई शिकवा नहीं किया। मैं बहुत बुरा हूं ना? मैंने अपनी आवाज में बनावटी प्यार भरकर उसे पूछा, तो वह तड़प कर रह गई। बुरी तो मैं हूँ। मैंने आपकी जिंदगी को नरक बना दिया है। तुम्हें देखकर मुझे दुख होता है कि तुम्हारे जैसे खूबसूरत आदमी को मेरे जैसी बदसूरत पत्नी कैसे मिल गई। आप कहाँ बुरे हैं? बुरी तो मैं हूँ। उसकी बातें थी जो मुझे अपनी निजता का यकीन दिला रही थी। मैं कितना गिरा हुआ इंसान था, मगर वो क्या थी? उसका चेहरा काला था, उसका दिल बहुत साफ था। मैंने उसके आंसू पोंछे और उसकी पसंदीदा चीज़ के बारे में पूछा। उसने मिठाई का जिक्र किया। मैं मुस्कुरा दिया था। मिठाई तो मुझे भी बहुत पसंद थी। एक पल को मेरे दिल ने चाहा कि वक्त थम जाए, मुझे उस मासूम लड़की की जान न लेनी पड़े। मगर जब मीना का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमा तो मुझे ये कड़वा घूंट पीना पड़ा। कुछ देर उसके साथ बैठने के बाद मैं हलवाई के पास गया और उसे ताज़ी मिठाइयाँ निकालने को कहा। मैंने मिठाई की दुकान से मिठाइयाँ ली और खेतों की ओर चल दिया। वहाँ से मैंने खेतों में मारने वाली जहरीली दवाई मिठाई पर छिड़क दी। ऐसा करते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं पसीने से लथपथ हो गया था, मगर उस मेरे शैतानी दिमाग ने मेरी एक न चलने दी। वह मुझ पर हावी हो गया था। मैं घर की ओर चल पड़ा। मैं सारी भावना को खो चुका था। मैंने प्यार का नाटक किया और वो मिठाई सीमा के सामने रख दी और उसे खाने को कहा, लेकिन वह झिझक रही थी। मेरे जोर देने पर उसने गुलाब जामुन मुंह में डाल लिया। मैंने उसे अपने हाथों से बर्फ़ी का एक टुकड़ा खिलाया। जब मुझे विश्वास हो गया कि वह ऐसे जहरीली मिठाइयों से मर जाएगी तो मैं भी उठ खड़ा हुआ। सामान पहले से पैक था। मैंने सीमा को अलविदा कहा और खुशी खुशी शहर की यात्रा पर निकल पड़ा। मुझे बहुत संतुष्टि हुई कि मेरी खुशी के बीच का सबसे बड़ा कांटा दूर हो गया। मगर ना जाने क्यों मैं जैसे जैसे शहर की तरफ बढ़ रहा था, मेरा दिल बैठता जा रहा था। मैंने मीना को कॉल करके अपने आने के बारे में बता दिया था, मगर मैंने उसके घर पहुंचकर सरप्राइज़ देने का सोचा। दरवाजे की चाबी मेरे पास मौजूद थी। मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला और उसके घर के अंदर आ गया। लेकिन ये क्या, मुझे अजीब सा एहसास हुआ। खामोशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं किसी की मौत के बारे में सोचने लगा। तभी मैंने मीना को आवाज़ लगाई, मीना, मीना। वह कमरे से बाहर आती सजी सांवरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मीना के हाथ में मिठाई की प्लेट थी। वह खुशी से झूम रही थी कि आज हमारी खुशियाँ हमें मिली हैं। आज खुशी का दिन है। ये लो मिठाई खाओ और खुशी मनाओ।
मुझे मिठाई देखकर अजीब सा डर लग रहा था, मगर मीना के बार बार कहने पर मैंने एक टुकड़ा उठाकर खा ही लिया। वो मुस्कुराती हुई एक कमरे में चली गई। जब उसे बहुत देर हो गई और वो ना लौटी तो मैं उसके पीछे गया। मैंने दरवाजे से झांका तो मेरे कदमों से तले जमीनी खिस निकल गई। कमरे से एक आदमी की बोलने की आवाज़ आ रही थी। मीना उसके साथ प्यार में हंस रही थी। पवन जी, आप चिंता ना करें, वह घाट का उल्लू अनिल है। मैंने उसे रास्ते से हटाने की सारी व्यवस्था कर दी है। मैंने उसे मिठाई में उसी तरह जहर दिया है जैसे उसने अपनी पत्नी को दिया है। उसने क्या सोचा कि मुझे पता नहीं चलेगा मेरा गुनहगार कौन है, मेरा अपहरण किसने किया। वह मेरा गुनहगार अनिल ही था। भगवान का शुक्र है कि आपने शादी तोड़ने का फैसला वापस ले लिया। प्यार तो मैं सिर्फ आपसे ही करती थी और करती रहूंगी। मीना की बातें सुनकर मुझ में वहाँ खड़े होने की हिम्मत ना रही। मैं दबे पांव वहाँ से निकल आया। अचानक मेरा एक खास आदमी मेरी तरफ दौड़ता हुआ आया और बोला, आपकी बीवी आखिरी सांसें ले रही है, वो आपको बुला रही है। मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे अपनी गलती का एहसास पूरे दिल से हो रहा था। जहर तो मुझे भी दिया गया था। मैंने अपनी हालत परवाह ना की और मैं अफसोस करता हुआ जल्दी से गांव पहुंच गया। मेरी पत्नी ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी रूह कांप गई और फिर अचानक से वो मेरे पाँव पकड़कर बोली कि प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे। मैं घबरा गया। मैंने पूछा, क्या हुआ सीमा? मैंने आपकी अलमारी की तलाशी ली थी, उसमें आपके खिलाफ गलत कामों के सबूत मिले। मैं दुविधा में थी कि आपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूं या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नरक की यातना से बचाना चाहती थी, इसलिए मैंने आज आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस किसी भी वक्त आकर आपको गिरफ्तार कर सकती है। मुझे सीमा की कोई भी बात बुरी नहीं लगी थी। डॉक्टर ने कहा कि अगले 24 घंटे खतरनाक है। मैं रोया और उसके लिए प्रार्थना की। तभी अचानक मैं भी बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आसपास डॉक्टरों की भीड़ देखी। सबसे पहले मैंने सीमा के बारे में पूछा था। भगवान का शुक्र था कि मैंने सीमा बच गई थी। जब मेरी तबीयत ठीक हुई तब मैंने सीमा को पूरे दिल से अपनाया और हम दोनों एक हो गए। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। मैंने जेल में दिन रात भगवान से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी। आज 8 साल बाद मुझे जेल से रिहाई मिली थी। मैंने अपने जुर्म की सज़ा भुगत कर वापस अपने घर जा रहा था। दिल अनजान से डर में डूबा जा था कि पता नहीं सीमा मुझे माफ़ करेगी या नहीं। मैंने अपनी रिहाई की खबर किसी को नहीं दी। चुपचाप घर पहुंच गया और दहलीज पर ही रुक गया। अंदर से सीमा की आवाज़ आ रही थी, मेरे बच्चों, तुम्हारे पापा बहुत बहादुर हैं। अपने पापा को कभी भी किसी से कम नहीं समझना। नफरत गुनहगार से नहीं करना, गुनाह से करनी चाहिए। मुझसे बिल्कुल भी सब्र ना हुआ और भागता हुआ घर के अंदर आ गया। मेरे 8 साल के दोनों जुड़वा बेटे अपनी माँ के पास बैठे थे। मैं उन दोनों के सामने ही सीमा के पैरों में गिर गया था और उससे रो रो कर माफ़ी मांग रहा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया था तो मैंने अपने बच्चों को गले लगाया। मेरे बेटों के मुंह से सिर्फ मेरे लिए प्यार झलक रहा था और ये सब सीमा की अच्छी परवरिश का नतीजा था। मुझे सीमा से शिद्दत से प्यार हो गया था। अब उसकी सांवली रंगत मुझे रोशन दिन जैसी लगती थी। उन तीनों से मिलकर मैं पापा के कमरे की तरफ आगे बढ़ा। पापा के पैर छूकर मैं उनको धन्यवाद करना चाहता था कि उन्होंने मेरे लिए इतनी अच्छी पत्नी ढूंढी थी। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि मेरे जेल जाने के बाद मेरे पापा भगवान को प्यारे हो चुके थे। मैं बहुत रोया था, लेकिन लोग सही कहते हैं कि बड़ों का कहना ना मानकर इंसान कभी नाखुश नहीं रह सकता। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।